हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैप ऐप। आज हमारे साथ है मिस्टर सुमित, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2017 का एग्जाम क्लियर किया है और एट प्रेजेंट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं बैंगलोर के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग उनके बारे में, उनकी पूरी जर्नी को देखने वाले हैं, कैसे उन्होंने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और कैसे अपनी प्राइवेट जॉब छोड़कर उन्होंने इस एग्जाम पे फोकस किया। चलिए मिलते हैं मिस्टर सुमित से। वेलकम सर। Thank you, ma'am. Thank you for calling me for the sharing my experience and my journey to prepare for SSC. Thank you, ma'am. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या रिएक्शन था जब आपने आपके रिजल्ट का सुना। तो 15 नवंबर के दिन ये रिजल्ट आया था एसएससी का फाइनल, और जो कि पूरे दिन भर ना आके ऑलमोस्ट 11 बजे रात के आसपास आया था। तो क्या है कि रिजल्ट के वेबसाइट को, मतलब एसएससी की वेबसाइट को, मतलब कंटिन्यूअस वो रिफ्रेश किया जा रहा था कि हम इसलिए मतलब रिफ्रेश कर रहे थे ताकि कब आएगा, ये कुछ तो टाइमिंग का पता नहीं होता है ना, बस डेट अनाउंस कर देती है एसएससी की, ठीक है अब वो आएगी इस दिन। पर उस दिन क्या है कि मतलब वेट कर रहे कंटिन्यूअस अराउंड 12 घंटे के आसपास हमने वेट किया था। उसके बाद मतलब अचानक से देखा कि हाँ, रिजल्ट अपलोड हो चुका है, तो हम लोगों ने डाउनलोड किया। उसके बाद साथ में मतलब परिवार भी बैठे हुए थे, माँ बैठी हुई थी, बहन थी, भाई था, पापा भी थे। तो मतलब डाउनलोड किया रिजल्ट, उसके बाद लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 इस तरह करके आता है। तो पहला तो लिस्ट 1 ही डाउनलोड किए जिसमें डबल ए था। सबसे पहले नेम सर्च किए, सुमित कुमार। तो इट वाज मेनी नेम्स रिफ्लेक्टेड। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ठीक है, उस सर्च कर रहे हैं, देन रोल नंबर सेलेक्ट किए, मतलब विच रोल नंबर वी हैव टू चेक। तो मैंने एडमिट कार्ड से रोल नंबर अपना सर्च किया, तो दैट वाज द नेम। तो मेरे मुंह से मतलब पहला लाइन जो निकला वो था, माँ मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन गया, जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर है। तो मतलब ठीक है, अच्छा था। हाँ, ये तो पता था कि ठीक है कोई पोस्ट मिलेगा, लेकिन पहला ही लिस्ट आएगा और उसी लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 3 लिस्ट आते हैं, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 भी। लिस्ट 2 आपके जेएसओ के लिए हो गए, और लिस्ट 3 हो गए ये दोनों पोस्ट के अलावा जितने भी पोस्ट है वो सारे। तो ठीक है, प्लस माँ तो कुछ दिन के लिए मतलब चुप से बैठी, क्योंकि देखिए ये महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे परिवार में मैं ही पहला मतलब बंदा हूँ जो कि पहली बार मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरफ गया। इससे पहले किसी ने नहीं लिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। उसके बाद क्या है कि ठीक है, सबसे पहला रिजल्ट आया तो मेरा क्या है कि सोशल मीडिया में मैं अपडेट बहुत ज्यादा करता हूँ, कुछ उससे पहले ज्यादा कुछ नहीं करता था, लेकिन हाँ ये एक अचीवमेंट था तो मैंने अपडेट किया। उसके बाद कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस आने शुरू हो गए। तो वो एक यूफोरिक मोमेंट था, अच्छा लगा उस दिन। उसके बाद तो फिर लाइफ कंटिन्यूअस हो ही गया। तो आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है आपका? कहाँ से हैं आप? जी, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। झारखंड में एक हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, जो कि जनरली जेपी कारा, जो जयप्रकाश नारायण कारा वहाँ पे है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के करस्पॉन्डिंग मतलब वो ठीक है, लोग जानते हैं कुछ कुछ। लेकिन क्या है कि वहाँ पे मैंने मतलब इससे पहले एसएससी हमारे गांव से, जो कि विष्णुगढ़ नाम से एक विलेज है, तो वहां से मतलब एक दो बंदे ने क्वालिफाई किया हुआ है। लेकिन कुछ एक मतलब भैया है वो ऑडिटर क्वालिफाई किए हैं, और एक और है गर्ल्स जिसने मतलब जिन्होंने एसओ माइंस क्वालिफाई किया हुआ है। तो ठीक है, मुझे भी मतलब एक इंटरेस्ट था कि जैसे देखिए क्या है कि 2016 में मैंने बीटेक पास आउट किया था। 2016 में पास आउट होने के बाद मैंने प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन किया, स्टील कंपनी में, इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स लिमिटेड कंपनी है जो कि वेदांता के पार्ट है। तो उसके बाद क्या है कि दो अराउंड सितंबर 2016 में मैंने ज्वाइन किया, और उससे जस्ट पहले मई के आसपास आपका 2016 का सीजीएल का फॉर्म आया था। तो फ्रेंड लोग भर रहे थे इसलिए मैंने फिलअप कर दिया। वैसे मैंने तैयारी नहीं की थी कभी, लेकिन एक ये था कि मतलब गवर्नमेंट जॉब करना है, क्योंकि सोसाइटी में एक अलग प्रेस्टीज बना हुआ रहता है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब का। और मुझे मतलब ठीक है ये पता था कि गवर्नमेंट जॉब करना है, अब करना कौन सा है ये तो मतलब ज्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं जब नेट पे सर्च किया तो टॉप टॉप एडमिनिस्ट्रेशन पे जो जॉब होता है गवर्नमेंट का,
वो या तो यूपीएससी है या तो एसएससी है। तो यूपीएससी के लिए कि मैंने सर्च किया तो पता चला कि मतलब इसमें डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा है और उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए। और एक अगर बैकग्राउंड आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मतलब बाद में आपको 1 साल का एक प्रिपरेशन फेज चाहिए, जो कि मेरे पास उस समय मतलब कंपैटिबल नहीं लगा कि मतलब अभी मैं अगर जॉब करते करते पढ़ाई करूं तो शायद पहला स्टेप मेरा एसएससी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें मैथ और इंग्लिश मेजर पोर्शन होता है। तो क्या है कि आपका इसी के कारण से मैंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया था। उसके बाद ठीक है, सितंबर में प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया। उसके बाद मतलब वीकेंड में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करता था, प्लस डेली भी 1-2 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई करता था। तो सीजीएल 16 में तो मतलब सारे फेजेस मैंने दिया, ईयर 1, 2, 3, 4, और मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सारा। तो आफ्टर ऑल मतलब जब रिजल्ट आया तो मतलब 4 या 5 नंबर से मैं चूक गया। तो ठीक है, उसके बाद मतलब लगभग आपका सीजीएल का जो फॉर्म आया था 17 वाला, वो मतलब जून जुलाई के आसपास आया था। और अगस्त में पहला एग्जाम हुआ था टायर 1 का, मतलब तो मैंने 17 का फॉर्म फिलअप किया। और ये सोच के कि मतलब ज्यादा अच्छे से टाइम दे पाऊं मैं सीजीएल 17 के लिए, मैंने रिजाइन कर दिया जॉब को। तो वो थोड़ा सा मतलब जितने फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, वो तो मतलब स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि क्या कर दिए, ठीक है आपको पहला जॉब मिला है, क्योंकि 9 to 10 मंथ ही हुए थे मुझे प्राइवेट जॉब ज्वाइन किए हुए। तो एक मतलब वो मतलब क्या बोले साहसी कदम था कि मतलब वो छोड़ दिया जाए जॉब, क्योंकि करना कुछ और है। तो ठीक है, 17 का मैंने फॉर्म भरा, उसका प्रिपरेशन भी अच्छे से किया। तो मतलब ये कॉन्फिडेंट हो गया कि इस बार निकल जाएगा। हाँ, वन ऑफ द टॉप पोस्ट मिलेगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि डबल ए ही मिलेगा, जो कि सबसे मतलब ज्यादा ग्रेड पे का ही पोस्ट है सीजन में। तो इस तरह से मैंने प्रयास किया। और बैकग्राउंड के अगर बताया जाए तो मतलब झारखंड में लोग जैसा जानते हैं, जनरली एसएससी में नॉर्थ के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो नॉर्थ में भी स्पेशली आप इधर देख लो, दिल्ली साइड, राजस्थान साइड, पंजाब हो गया, ये सब के मतलब स्टूडेंट जो होते हैं वो ज्यादा उनको जो मतलब जानकारी भी होता है, प्लस मटेरियल्स भी उस साइड या तो इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। लेकिन झारखंड में वैसा बहुत कम अवेलेबल है। और मैं खुद से मतलब शुरू से एक बचपन से प्रेफरेंस दिया हूँ कि मतलब खुद से पढ़ाई करो। जब इन द केस की मतलब आपको कंटेंट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको मतलब गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तब जाके इंस्टीट्यूट कुछ लिया जाए। तो मैंने मतलब खुद से पढ़ाई की, उसके बाद कंटिन्यूअस किया उसी के अकॉर्डिंग। तो फिर कॉन्फिडेंस जब आने लगा मॉक टेस्ट देने के बाद, तो फिर मतलब इंस्टीट्यूट की तो जरूरत नहीं पड़ी फिर। तो आपने लाइक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, पूरी आपकी सेल्फ नहीं। स्टडी? जी। और उसके अलावा आपने सिर्फ एसएससी पे ही फोकस किया या आपने कुछ और भी एग्जाम्स दिए थे? जी मैम, मेरा मतलब फोकस जैसे बैंकिंग के फील्ड में तो जाना नहीं था, वो तो छोड़ दिया स्टार्टिंग से ही। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में बस 2 ही जॉब है, एक तो एसएससी के कुछ पोस्ट और यूपीएससी। तो इसलिए मैं दूसरे या तीसरे जॉब की तरफ मतलब ध्यान ही नहीं आकर्षित हो पाया। तो इसलिए मैं शुरू से एसएससी के ही ऊपर फोकस किया था। आप बता सकते हैं कि क्या बुक्स आपने फॉलो करी थी, क्या आपका स्टडी का आपका क्या स्ट्रैटेजी रही थी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे? जी, जैसे देखिए क्या है कि प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद टायर 3, ये 3 फेज होते हैं। प्रीलिम्स में तो आपके 25 क्वेश्चंस करके 4 सेक्शंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस हुए, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीएस। तो रीजनिंग के लिए क्या है कि कंटिन्यूअस आपको मतलब प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि बहुत तो जनरली स्टूडेंट्स को आता है रीजनिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आप नहीं जानते, जानते सब कुछ है। लेकिन क्या है कि उसको मतलब एट द टाइम इंस्टिंक्ट वर्क करना चाहिए आपका। और क्वेश्चंस के कुछ तरीके हैं, मतलब कुछ ट्रिक्स हैं, जिसमें स्पेशली आप नंबर सीरीज अगर देखा जाए रीजनिंग्स के पार्ट में, तो उसमें कुछ जैसे क्यूब, प्लस माइनस कुछ नंबर्स, ये सब कुछ कुछ है जो कि एक मतलब नोट्स आप बना लीजिए। तो मैं क्या किया था कि किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लिया था, रीजनिंग का ओके। भी, मैथ का भी और इंग्लिश का और इवन जीएस का भी। क्वेश्चन बैंक मतलब अराउंड 8600 क्वेश्चन प्लस प्लस, इस तरह करके 4 सब्जेक्ट का मैंने लिया था। और टेक्स्ट बुक में मैंने मैथ के लिए
क्वांटम एप्टीट्यूड बुक आता है एक, अरुण शर्मा का, वो लिया हुआ था। और अरुण शर्मा में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 रहता है, 3 लेवल करके रहता है। तो उसमें से लेवल 3 मैं कभी नहीं पढ़ा। लेवल 1 कंप्लीट पढ़ा, उसको 2 से 3 बार पढ़ा। और लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस, मतलब मान के चलो अगर लेवल 2 में 100% है तो हम 50 to 60% मैंने कवर किया था। तो मैथ के लिए मतलब टेक्स्ट बुक के मामले में वो अरुण शर्मा हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए जो किरण हो गया। तो ये दोनों बुक मैंने अच्छे से कवर किया था। अच्छा, और किरण का जो बुक था वो ऐसा हो गया था कि मतलब मैंने 4 to 5 टाइम्स सेम क्वेश्चन को बनाया था। तो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था कि जितने भी क्वेश्चंस, मतलब जितने टाइप के आए हुए हैं, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो ठीक है, पक्का आपको एक बार में बन जाएगा। और कंसेप्ट तो मेरे ये करुण शर्मा से क्लियर हो गया था, तो मतलब कंसेप्चुअल बेस से अगर क्वेश्चन आते हैं तो भी वो सॉल्व हो जाएंगे। रीजनिंग के लिए तो मैंने बता दिया, किरण का प्रीवियस ईयर जो बुक है उसको आप जितना टाइम्स रिवाइज कर सके। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिए उसको बस छोड़ दिया, नहीं, आप बनाए। उसके बाद क्या है कि हर एक चैप्टर में आपको अगर 100 क्वेश्चंस है तो 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको एकदम नया लगेगा, जो मतलब आपको लग सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो शायद मैं कंफ्यूज करूँ एग्जाम में, तो उसका एक नोट्स आप अलग से बना लो। तो इस तरह करके मैंने रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। इंग्लिश का क्या है कि टेक्स्ट बुक के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन का एसएससी इंग्लिश लिया था, जो ज्यादा मोटी सी बुक नहीं है, थोड़ी सी मतलब बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो वो बुक मैंने अच्छे से पढ़ी थी। और उसमें तो मतलब कंटेंट ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें कुछ आपके ट्रिक्स हैं, कुछ वोकैब्स हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ज्यादा नहीं है। ये हो गया टेक्स्ट बुक के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस किया था, वही सेम है। और तो इसके लिए क्या है कि मैंने मतलब सेम बुक 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरह करके पढ़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस में अलग से रैंडम टॉपिक्स कहीं भी चेक कर रहा हूँ नेट पे, नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, इन द केस अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, या तो बुक से या तो फिर क्वेश्चन बैंक से, तब फिर आप नेट पे सर्च करो, गूगल से सर्च करो, या तो फिर यूट्यूब में किसी टीचर्स की हेल्प लो। तो मैथ में कुछ कुछ टॉपिक्स मुझे मतलब लगा था कि जैसे आपका अलजेब्रा में कुछ ट्रिक्स होते हैं, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ये सब में कुछ ट्रिक्स होते हैं। ये ट्रिक्स जानने के लिए कुछ कभी कभी टेक्स्ट बुक में ये अवेलेबल नहीं होते हैं। ट्रिक्स कभी भी टेक्स्ट बुक में बहुत कम ही चांस रहते हैं कि वो अवेलेबल। तो इसके लिए मैंने कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखा था। और जीएस के लिए मैंने क्या है कि कंटिन्यूअस वो प्रीवियस ईयर बुक तो मतलब सॉल्व किया था, और उससे इवन 7-8 बार सॉल्व किया था। इससे क्या है कि स्टैटिक पोर्शन के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप मतलब इतना गो थ्रू हो जाइएगा कि मतलब वो आप कभी भी अगर सेम क्वेश्चन आते हैं तो आप फिर बना सॉल्व कर लोगे उसे। हाँ, अब क्या हुआ, करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, हमें 25 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं केवल प्रीलिम्स में, जीएस में। तो उसमें उतना ज्यादा फोकस नहीं करना, बस ये फोकस करना है कि 200 मार्क्स आउट ऑफ जो होते हैं प्रीलिम्स के, उसमें से आपको एटलीस्ट 170 मींस 150 आप 3 सेक्शंस में ले आए, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ में। और जीएस में एटलीस्ट 20 आना चाहिए। और अगर 20 प्लस कुछ आते हैं तो वो आप बोनस मान के उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपको मैक्सिमाइज करना है मेंस का स्कोर। 400 में अगर आप कोशिश कर पाते हैं कि 350 प्लस आ जाए तो बेटर है वो आपको। तो इसलिए क्या है कि जीएस में मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था। हाँ, करंट अफेयर्स में क्या है कि आपका जैसे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स हो गए, फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए, तो उसमें क्या है कि कौन रैंक 1 आए, कौन रैंक 2 आए, कहाँ पे ये मतलब किस लोकेशन में ये अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किया गया, या तो फिर उसके डायरेक्टर कौन थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मूवीज के इस टाइप के मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही पढ़ा था। तो इस तरह करके मैंने फॉलो किए थे। इसके अलावा आपने कहीं पर कुछ टेस्ट सीरीज या ये भी ज्वाइन करी थी, या जो मॉक टेस्ट आप देते थे, तो बेसिकली मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक खरीद कर ही देते थे या आपने ऑनलाइन कहीं ज्वाइन किया था? जैसे मैम क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन अवेलेबल करवाती है। तो क्या है कि बहुत सारे लोग वो टेक्स्ट बुक मतलब टेस्ट लेते हैं, लेकिन मैंने कभी लिया नहीं था। मेरा एक कंसेप्ट ये था कि शुरू से सोचा हुआ कि मतलब क्या बोलूं, कि पैसे नहीं पे करना है, अगर कंटेंट अवेलेबल है तो।
तो अभी आप अगर नेट में सर्च करोगे तो ऑलमोस्ट 8 से 10 वेबसाइट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हर एक वेबसाइट आपको 2 से 4 मॉक्स अवेलेबल करवाए हुए हैं एटलीस्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो अगर दो दो भी अगर कंसिडर किया जाए तो 20 टेस्ट के आसपास तो आपको फ्री में अवेलेबल है। तो वो मैंने कंटिन्यूअस मतलब सारे में रजिस्टर किया और सारे के फ्री टेस्ट जो था मतलब वो मतलब यूज किया है। और हाँ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने ग्रेडअप को यूज किया था। ग्रेडअप में एक मतलब सेक्शन होता है प्रैक्टिस करके, उसमें आपको मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो वो बेटर है कि मतलब वो मैं मतलब कभी भी अगर ट्रैवल करता रहता था तो भी मैथ हो गए या इंग्लिश हो गई या जीएस, कुछ सारे क्वेश्चंस मैंने मतलब चलते चलते सॉल्व करता था। ये नहीं कि मतलब बुक ये कॉपी लेके या पेन लेके मैं यूज करता, नहीं। हाँ ठीक है, अगर कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो उसे मैं स्किप कर देता था। मतलब हाँ, घर उससे बस नोट कर लेता था कि मतलब घर आता था तब जाके उससे सॉल्व करता था। लेकिन ऐसे सॉल्व करने से क्या है कि आपको मतलब ध्यान, देखिए जब भी आप ट्रैवल करते रहते हो कभी भी, तो क्या होता है कि मतलब आपका कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे बहुत कम होता है। इससे उसके बाद भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि मतलब उस टाइप का कंसेप्ट आपको आता है। तो ये मैंने बहुत किया था जी। आपको क्या लगता मतलब लाइक आपकी पूरी प्रिपरेशन के अंदर मॉक टेस्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वहीं आई थिंक आपके मेजर आपको वर्क किया है उसी में क्लियर करने में एग्जाम। जी बिल्कुल। और मॉक आपका टेस्ट में क्या है ना, जी मैम, मॉक टेस्ट में क्या है कि आपको एक्चुअल, जैसे देखिए प्रैक्टिस तो चलिए ठीक है आप क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट आपको टाइम फ्रेम, विद इन टाइम फ्रेम में जो मेंटालिटी होती है, मतलब जैसे क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और टाइम एक मतलब रनिंग कंटिन्यूअस होता रहता है, मतलब 10 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है, तो एक प्रेशर बिल्डअप होता जाता है। तो इस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए ही आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट बहुत यूटिलाइज किया था। हाँ, अब क्या है कि मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा आपको ये हिंट मिलता है कि कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, कौन सा क्वेश्चंस आपको टाइम ले रहा है ज्यादा। जैसे क्या है कि उसको मॉक टेस्ट तो चलो आप दे रहे हो, लेकिन उसके बाद आप 2 आवर आराम से बैठ के उसे एनालिसिस करो। एनालिसिस ये करना है कि टॉपिक वाइज तो करना ही है। अगर मैथ में ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है? या तो कंसेप्ट आपको नहीं आता है, या कुछ फॉर्मूलास आप मिस कर रहे हो, या तो फिर ऐसा हो रहा है कि कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब कि क्वेश्चन जो एक्चुअल जो एग्जामिनर ने सेट किया है, वो ये सोच के सेट किया है कि ये क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाएगा अगर ट्रिक पता है स्टूडेंट को तो। लेकिन अगर वो मतलब कन्वेंशनल कंसेप्ट से सॉल्व करे वो क्वेश्चन तो 10 मिनट लग जाएगा। तो आपको फिर वो जानना है कि आपको कन्वेंशनली आता है या ट्रिक आता है। अगर कन्वेंशनली आता है तो आप ट्रिक सर्च कीजिए किसी भी एक मीडियम से, या तो गूगल से सर्च कीजिए या तो फिर यूट्यूब से, या तो अगर कोई टेक्स्ट बुक में है तो भी, जैसे भी, या तो आप अपने कलीग, अपने सीनियर, अपने फ्रेंड, जिससे भी आपको जाए, लेकिन वो तरीका आपको एनालिसिस करना है ये। टीयर 3 के टाइम पे क्या रहा था आपका प्रिपरेशन, सेम जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे किया था या वहां आपने स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज किया? टीयर 3 के केस में मैं एडिटोरियल द हिंदू का जो होता है, जैसे एडिटोरियल 4 होते हैं द हिंदू में, 2 होते हैं छोटे छोटे आर्टिकल्स और 2 होते हैं बड़े आर्टिकल। तो बड़े आर्टिकल्स के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, उस समय उतना पेशेंस नहीं था और उतना टाइम भी नहीं था। तो क्या है कि छोटे छोटे जो आर्टिकल हैं, मैं मतलब 1 महीने का कंटिन्यूअस वो यूट्यूब मतलब द हिंदू का ऐप आप डाउनलोड कर लो, और उसमें द हिंदू का जो एडिटोरियल का वो पोर्शन होता है जिसमें छोटे आर्टिकल्स होते हैं, उसको कंटिन्यूअस में पढ़ता था डेली। तो उससे क्या होता था कि आपको मतलब विद इन 200 वर्ड्स, विद इन 100 to 200 वर्ड्स एक ये पता चल जाता था कि मतलब कैसे उसको प्रिपेयर करना है। मतलब कोई भी अगर टॉपिक आपको दिया जाता है तो स्टार्ट कैसे करना है, जो आपको मतलब 20 वर्ड्स to 30 वर्ड्स में इंट्रो कंप्लीट हो जाए, 70 to 100 वर्ड्स में आपका मेन बॉडी कंप्लीट हो जाए, और लास्ट का जो 20 वर्ड्स है वो आपका कॉन्क्लूडरी रिमार्क्स कुछ दिया जाए। तो इस तरह करके मैंने द हिंदू का हेल्प बहुत लिया था, स्पेशली टायर 3 के लिए। कुछ कुछ बच्चों को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है, बेसिकली इंग्लिश पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे हिंदू का एडिटोरियल वगैरह, तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी मैम, देखिए स्टार्टिंग का अगर आप 50 आर्टिकल, वैसे अगर डेली पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको मतलब या तो अगर डेली पढ़ रहे हैं तो एक आर्टिकल अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो 50 डेज
मान के चलिए कि ऐसा होगा कि आपको ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स नए लगेंगे, क्योंकि द हिंदू का जो भी मतलब पैराग्राफ होता है उसमें एवरी सेंटेंस यू विल गेट वन और टू वर्ड्स विच इज मींस अप्रोक्स न्यू टू यू। तो इन दैट केस क्या है कि आप वो वर्ड्स नोट कीजिए, और उस सेंटेंस को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ट्रांसलेटर का यूज कीजिए, गूगल ट्रांसलेट का यूज कीजिए, या तो फिर किसी मीडियम से आप अगर सिंपल सा मतलब वर्ड के रेफरेंस, जैसे क्या होता है कि सेंटेंस का मीनिंग जो है उस सेंटेंस में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड से आपको उसका एक मतलब सेंस समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो उसमें क्या है कि आपको सेंस समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको हर एक लाइन का मतलब समझना है, वो चीज नहीं। तो इसलिए क्या है कि इंग्लिश में क्या है कि आप मतलब लैंग्वेज समझने का प्रयास कीजिए, तो मतलब जो बोला हिंदी में अगर बोला जाए तो सारांश, वो अगर समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या है, वो कैब का कुछ पोर्शन होगा, वो कैब आपका तब प्रिपेयर होगा जब आप उसमें से जो भी वर्ड्स कुछ न्यू मिल रहे हैं उसको आप नोट कीजिए एक अलग से नोटबुक में, और उसका मीनिंग आप यूज कीजिए, मतलब देखिए डिक्शनरी में, और उसको नोट करके उसको एक बार रिवाइज कर, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार आप जब भी कुछ पढ़ते हो ना तो ठीक है, मतलब आपके माइंड के कुछ अलग मतलब पार्ट में वो स्टेबल हो जाता है कि ठीक है ये है, लेकिन वो फिर रिकॉल करने के लिए आपको फिर से रिवीजन बहुत जरूरी है। तो ये चीज मैंने किया था। तो आपको लगा कि रीडिंग करने से आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होती है, या ग्रामर के लिए आपने कहीं पर स्पेशली कुछ और रेफर किया? ग्रामर के लिए अगर मतलब वीक बहुत ज्यादा है तो उसके केस में ऑक्सफोर्ड की एक ग्रामर की बुक आती है। और देखिए हम लोगों को क्या है कि कंप्लीट स्पोकन नहीं चाहिए, Recording ठीक है, stopped. हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं। तो उसके लिए क्या है कि ग्रामर में मतलब जो सीसी के सिलेबस में है बस उसी सिलेबस, लाइक प्रीपोजिशन हो गए, आपके नरेशन हो गए, तो ये टॉपिक जो है आपके मतलब वो बुक किसी भी टेक्स्ट बुक में, मैंने तो मतलब कभी कभी फॉलो किया था ऑक्सफोर्ड के, और उसके कुछ कुछ रूल्स मैंने देखा था, तो इस प्रकार से मैंने ग्रामर मतलब कंप्लीट किया था। तो मतलब अगर देखा जाए तो ग्रामर का पोर्शन ज्यादा होता नहीं है एक्चुअली, आपका मेंस का जो पोर्शन होता है तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन, कभी भी एसएससी का सिलेबस में देखा जाए तो ग्रामर का जो पोर्शन अगर देखा जाए पूरे 200 मार्क्स में, तो मान के चलो 30 to 40% भी नहीं होते हैं, वो मैक्सिमम मान के चलो 20% होते हैं, और बाकी जो 80% होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं, तो आपको लैंग्वेज समझना जरूरी है। तो इसलिए मैंने ग्रामर का बस सिलेबस पे जो भी मतलब टॉपिक्स थे उसको ऑक्सफोर्ड के टेक्स्ट बुक से कवर किया था। बाकी मैंने वो हिंदू के एडिटोरियल या तो फिर मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे किरण के, वो सब सोल्व करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आता जाता है, ठीक है, मतलब कैसे सॉल्व करने, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करने, पैसेज कैसे सॉल्व करने, इस तरह मैंने किया। सो बेसिकली पूरा एसएससी एग्जाम की बात की जाए तो आपका मेन फोकस मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश पे होना चाहिए, बिकॉज वो मेजर रोल प्ले करेगा आपका एग्जाम क्लियर करने में। यस सी, और इसमें भी रीजन ये है कि रीजनिंग आपको 25 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स आएंगे प्रीलिम्स में, और रीजनिंग ऐसा मतलब टॉपिक है कि उसमें 10 to 15 टॉपिक्स ही है मात्र, उसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। कि मतलब जीएस में क्या है कि नए नए क्वेश्चंस ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में वैसा कुछ नहीं है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते सकते हैं तो 50 में 50 मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो इसलिए रीजनिंग को फोकस करना चाहिए, लेकिन मैथ और इंग्लिश को इतना ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आपका टारगेट जो है मेंस में 400 मार्क्स है, उस 400 में मिनिमम 350 प्लस आपका आना चाहिए, ऐसा फोकस होना चाहिए। अगर आपका मेंस में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 350 प्लस आ जाएगा, तो ऑब्वियस बात है आपका प्रीलिम्स में भी मतलब 100 मार्क्स होता है मैथ और इंग्लिश मिला के, वो 100 में आप कोशिश कर सकते हैं कि 80 प्लस आराम से आ जाएगा। ये जैसे अभी एसएससी का एग्जाम होने वाला है अगस्त के अंदर, तो आपको क्या, बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? बहुत कम डेज बचे हैं, तो लास्ट मिनट में उनको क्या करना चाहिए? देखिए ना, अभी क्या है कि उनके हर स्टूडेंट ने मतलब कुछ एक नोट्स बनाया होगा, उस नोट्स को तो डेली आपको 15 मिनट देखना है कि मतलब क्या कंसेप्ट आपने मतलब लिखा है, और क्या आपको उस कंसेप्ट में आता है और क्या भूल रहे हैं, ये तो कंटिन्यूस करना ही है। अब क्या है कि आप डेली एक मैथ का और एक रीजनिंग का मतलब इंग्लिश का, ये दोनों अगर आप मॉक टेस्ट देने के मतलब इतना कॉन्फिडेंट हैं
कि अभी आपको प्रीलिम्स के लिए मॉक्स देने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग और जीएस में भी आप कॉन्फिडेंट है कि मतलब जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने पढ़ा है। और रीजनिंग में जो मतलब क्या है कि इतना प्रैक्टिस आप कर लिए हैं कि 25 क्वेश्चंस जो है मतलब सॉल्व कर लोगे, तो फिर आप डेली एक मॉक दो। प्रीलिम्स का जो एक मतलब कंसेप्ट पे बेस्ड है, मतलब 25 इंटू 4 100 क्वेश्चंस पे बेस्ड है आपका जो है मतलब मॉक होना चाहिए, और वो डेली होना चाहिए एक। और उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन तो चलो ठीक है आप मॉक दे दीजिए, उसके बाद क्या है कि एनालिसिस करना है। जैसा मैंने बताया अभी कि टॉपिक्स वाइज आप एनालिसिस कीजिए, और टाइम वाइज अगर कुछ क्वेश्चन जो है आपके 2 मिनट की जगह में 5 मिनट लग रहे हैं सॉल्व करने में, तो आप उसे नोट कीजिए और उसमें कंसेप्ट नोट कीजिए, ट्रिक नोट कीजिए कि उस 5 मिनट को कैसे मैं 2 मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस तरह करके आप मतलब मॉक पे ज्यादा फोकस कीजिए, और रिवीजन जो नोट्स आपने बनाया है, कोई भी नया टेक्स्ट बुक अभी नहीं फॉलो करना है, कभी भी रैंडम यूट्यूब वीडियोस नहीं देखने हैं, क्योंकि कभी भी आप रैंडम वीडियोस देखिएगा तो अभी क्या होगा कि नए नए ट्रिक्स आपको मिलते जाएंगे। क्यों? और जब ट्रिक आपको मिलेंगे तो ऐसा लगने लगेगा कि मैंने ये ट्रिक नहीं पढ़ा है, तो अब देखना चाहिए, और ये इसी तरह से आप अट्रैक्ट होने लगेंगे न्यू ट्रिक्स के टुवर्ड्स। और उसके बाद क्या होता है कि आप जो अपने में कॉन्फिडेंट थे जिस टॉपिक पे, वो भी आपका एग्जाम में मिस होने लगता है। सेम मेरे साथ हुआ था, मतलब एग्जाम से जस्ट पहले मैंने वीडियोस देखने शुरू किए कुछ कुछ, तो मतलब नए नए ट्रिक्स, क्योंकि देखिए इससे पहले बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो ट्रिक्स नहीं पढ़े होते हैं, तो उस टाइम ऐसा लगने लगता है कि अगर ये ट्रिक हम पढ़ते हैं तो एग्जाम में मतलब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन होता वैसा नहीं है। क्योंकि आप जब भी ट्रिक्स को मतलब यूज करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा तब, और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, और जब तक टाइम नहीं दीजिएगा तब तक वो मतलब यूज नहीं कर पाओगे आप एग्जाम में। क्योंकि प्रेशर एक अलग चीज, मतलब एग्जाम बोला जाए तो स्टूडेंट सारे प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन वो प्रेशर को सस्टेन करके और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, ये आपको मतलब एक अलग टीम में अल्लाह दे खड़ा करता है। तो ये चीज मेंटेन करना है, जिसके लिए आपको नया चीज अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। आप दिन में आपकी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे आप दिन में कितना टाइम अपनी प्रिपरेशन को देते थे? मतलब आपका बेसिकली बात की जाए तो कितने आवर्स आप स्टडी करते थे? देखिए मैम, स्टार्टिंग के टाइम में तो क्या है कि सिलेबस पे फोकस था। सिलेबस में जो बुक है, जैसे मान के चलिए किरण में अगर 25 चैप्टर्स है, तो हमारा फोकस इस तरह रहता था कि अगर एक चैप्टर मैंने आज पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसको कोशिश रहता था कि वन गो में, वन सेटिंग में आप मतलब उस चैप्टर को कंप्लीट कर दीजिए। ये नहीं कि ठीक है मैं पढ़ा, 2 घंटे कंप्लीट हो गए, हमारा मतलब एक टाइम फ्रेम मैंने सेट कर रखा है कि 2 घंटे अभी पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है, और 2 घंटे में उस मान के चलिए उस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है और 67 ही कंप्लीट हुए हैं तो मैं छोड़ दूंगा। ये नहीं करना है। आप कोशिश की 2 की जगह में अगर 4 भी लग रहे हैं तो वो आप 100 करके उठिए। मतलब एक सेटिस्फेक्शन अपने से होना चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा है। ये कभी भी सेट नहीं करना चाहिए कि मतलब टाइम मैंने पहले से सेट कर रखा है, 2 घंटे ही पढ़ना है या 4 आवर ही पढ़ना है, ये चीज नहीं। आप हाँ ये चीज आप सेट कर सकते हैं कि डे 1 या तो मतलब कल मुझे रीजनिंग के ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैथ के ये चैप्टर्स पढ़ने हैं और इंग्लिश के ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप पहले से एक गेस करके रखोगे कि ये चैप्टर्स में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने बैठता हूँ तो मान के चलो अगर 1 मिनट एक क्वेश्चन में लग रहा है, तो 100 मिनट प्लस उसको थोड़ा बहुत एनालिसिस करने में 1 घंटा आप और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, तो मतलब 1.5 घंटे इधर और 1 घंटे इधर, मतलब 2.5 से 3 घंटे उस सब्जेक्ट के मतलब उस चैप्टर को सॉल्व करने में मुझे लगेंगे। तो आप इस तरह से पहले से एनालिसिस करके मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगना चाहिए। लेकिन पहले से आप ये शेड्यूल नहीं बनाइए कि मतलब शाम के 4 से 6 बजे मुझे मतलब मैथ ही पढ़ने हैं, और फिर उस मैथ में भी मतलब 4 से 6 ही पढ़ने हैं। ये चीज कभी भी नहीं थी कि मैं मतलब मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मतलब आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसे वन गो में खत्म कीजिए। बहुत सारे लोग भी जॉब कर रहे होते हैं, जॉब के साथ वो लोग सोचते हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने भी जॉब के टाइम पे प्रिपेयर किया है जॉब के साथ। देखिए मैम, पहली बात क्या है कि मतलब जॉब में आपको 9 to 5 तो टाइम देना है। यदि किन्हीं जॉब होल्डर्स को 9 to 5 के बीच में टाइम मिल जाता है कुछ पढ़ने का, तो उसे बोनस मानना है। मतलब उसे ये कंसिडर करके नहीं चलना है कि उस टाइम को यूटिलाइज करके मैं मतलब नए एग्जाम्स के लिए तैयारी करूंगा।
ये चीज नहीं। हम्म, हाँ, अब उस 9 to 5 के अलावे आपके पास बहुत सारा टाइम मिलता है। 5 के बाद आप जब ऑफिस से आते हो तो 6 to 7 में आप अपने रूम पहुंचते हो। उसके बाद 3 से 4 घंटे आप कंटिन्यूअस आराम से पढ़ सकते हो, फिर आप मतलब डिनर करके थोड़े से रेस्ट करके फिर 2-3 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। तो मतलब आपके पास अगर देखा जाए तो ऑफिस आवर के अलावे भी 10 आवर होते हैं। क्योंकि देखिए हम्म, एग्जाम के फेज में थोड़ा बहुत तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब जो हम्म, अलग कुछ हॉबीज हो गए हैं वो तो ठीक है, मतलब वीकेंड में आप एक बार अपने हॉबीज को यूटिलाइज कर लीजिए। हम्म, लेकिन क्या है कि प्रिपरेशन फेज में आप प्रयास कीजिए कि 5 to 6 आवर डेली मतलब जॉब के टाइम के अलावे भी पढ़ना, स्पेशली ये चीज। बहुत तो सारे मतलब बच्चे जो किया जा सकता है। जी, हम्म, मतलब बहुत किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब जॉब करने के बाद आपको लगता है कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर मतलब जॉब के टाइम में जैसे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल में बोला, वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। जॉब में आप मान लीजिए ऑफिस में बैठे हुए हैं, उस समय भी पढ़ लीजिए। या तो फिर जो ग्रेडअप का जो ऐप है, या तो अभी तो मैंने आपका प्रेप ऐप को भी देखा था, तो हम्म, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपने भी ऐड किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छे हैं। इसमें भी मतलब एक नया कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि आपके अगेंस्ट कंपोनेंट मतलब ये अपोनेंट रहेंगे, जी जिसमें से आपको ये पता चलता रहेगा कि मतलब अगर आप 10 नंबर ला रहे हैं आउट ऑफ 10, तो आपके अपोनेंट जो है वो 5 ला रहे हैं, या आप 5 ला रहे हैं तो वो 10 ला रहे हैं। तो एक मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस होता रहेगा आपको। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। जी हाँ, ये हमारा स्पेशल ये है हम लोगों का, जिसके अंदर हम लोग एक ट्रिविया सॉर्ट ऑफ है ये क्विज का, जिसमें आप ओपोनेंट के साथ खेल सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन ज्यादा बेटर होती है, बिकॉज एक कंपटीशन की भावना आती है, तो इंसान उसको और ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाता है कि नहीं मुझे ज्यादा मार्क्स लेकर आना है। जी बिल्कुल। एक और चीज जो मुझे लगती है बच्चे बहुत एग्जाम टाइम पे ये करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, 3 महीने में एग्जाम है, सिलेबस को डिवाइड कर लिया, इतने इतने महीने में मुझे कवर करना है। बट होता क्या है कि आज एक दिन नहीं पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, फिर वो बैकलॉग होते जाता है और फिर वो बच्चा उस टाइम टेबल से बहुत दूर चला जाता है। देखिए ऐसे किसी भी स्टूडेंट, यस, किसी भी जी जी स्टूडेंट के करियर में ये स्टार्टिंग में जब मतलब नया जर्नी स्टार्ट करते हैं कि नहीं अब इस कंपटीशन का प्रिपरेशन करना है, तो उसमें क्या हम्म, होता है कि लोगों का इंटरव्यूज देखते हैं, टॉपर्स इंटरव्यूज देखते हैं, वो लोग कुछ कुछ टॉपर्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं आपको एक शेड्यूल बनाना है। और हम्म, शेड्यूल क्या होता है कि जब नए स्टूडेंट्स रहते हैं तो वो बनाते बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम्म, होता है कि लॉन्ग प्लानिंग वो कर लेते हैं। कभी भी जो शेड्यूल बनाना चाहिए वो मैक्सिमम आप बनाइए 1 वीक का। कभी भी ये हम्म, नहीं कि 1 मंथ या 2 मंथ या पूरा कंपटीशन के फेज तक मुझे डेली इस तरह ही पढ़ने हैं। हो सकता है आपके 1 वीक के जब पढ़ने के बाद आपका हैबिट चेंज हो जाए, तो आप हम्म, मतलब 1 वीक कंप्लीट करने के बाद आप नया शेड्यूल बनाइए। लेकिन मैक्सिमम मतलब आपको ध्यान देना है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूल आप बनाइए, 1 डे का बनाइए। प्रयास कीजिए कि 1 डे का मतलब कल क्या पढ़ना है वो आप आज डिसाइड कीजिए, ना ही कि मतलब कि परसों क्या पढ़ना है। बस एक दिन का बनाइए और उसको प्रयास कीजिए फॉलो अप अच्छे से करने। तो मतलब शेड्यूल की कोई जरूरत नहीं है कि मतलब उस टाइप का पूरे मंथ का मैंने बना लिया कि इस मंथ में मतलब इस वीक मैं ये पढ़ूंगा, इस वीक ये पढ़ूंगा, नहीं वो फॉलो नहीं हो पाता है। एक्चुअल में ऐसा होता है। तो हम्म। ये सब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मतलब आप 1 डे का शेड्यूल आप बनाइए और उसे अच्छे से फॉलो किया जा सकता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है पूरा एंटायर प्रिपरेशन में रिवीजन ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? जी देखिए मैम, क्या है कि इसमें आप सिलेबस तो ठीक है पढ़ लिए, टेक्स्ट बुक भी पढ़ लिए। अब क्या है कि वो जब तक आपको याद नहीं रख पाएंगे, मतलब आप जब तक याद नहीं रख पाएंगे उसे, तो फिर एग्जाम में आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। जनरली आप अगर क्वेश्चन बैक मतलब बैंक उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए, तो पता चलता है कि ये फॉर्मूला मैं भूल रहा हूँ, ये ट्रिक्स भूल रहा हूँ। और उसके बाद भी जब एग्जाम आता है या मॉक टेस्ट आता है जिसमें टाइम आपका कंटिन्यूअसली काउंट हम्म, डाउन स्टार्ट रहता है, तो उसमें एक प्रेशर अलग से ही बना रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब आप जितना ज्यादा टाइम रिवीजन कीजिएगा आप अपने नोट्स को, ना ही मतलब हम्म, क्योंकि टेक्स्ट बुक बहुत सारे हैं, आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, फिर आपके क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, तो सारे रिवाइज नहीं करने। आप कुछ स्पेसिफिक अपने नोट्स में मेंटेन किए हुए हैं कंटेंट्स, उस कंटेंट को ही रिवाइज करना है। तो इसलिए क्या है कि उसको आप डेली एक बार प्रयास कीजिए कि देख लीजिए।
हाँ, अगर डेली नहीं हो पाता है तो ठीक है, 2 से 3 दिन में आप उस नोट को कंटिन्यूअस रिवीजन कीजिए, तब जाके वो मतलब फॉर्मूलाज है या ट्रिक्स है वो आपके माइंड में सेटल हो जाएगा और उस वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं एग्जाम के टाइम। जी। एक तो होता है कि हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, एक होता है कि रिवीजन भी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर होना चाहिए, कि रैंडम नहीं ली, मतलब आपको ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको क्या रिवाइज करना है, बाकी ये सब। जैसे देखिए मैम, 4 सब्जेक्ट है हमारे पास एसएससी को हम्म। लेकर, तो रीजनिंग में ज्यादा कंटेंट्स आपको मिलेंगे नहीं रिवीजन के लिए। हम्म। उसमें कुछ 1 से 2 पेज या मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 5 पेज का ही कंटेंट होगा। तो इसके लिए क्या है, मतलब हाफ एन आवर और मैक्सिमम 1 आवर विल बी एनफ टू रिवाइज ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव मेंशन्ड इन योर नोट्स, स्पेशली फॉर हम्म। रीजनिंग सेक्शन। तो ठीक है, मतलब 15 से 20 मिनट आप कोशिश कीजिए कि हाफ एन आवर में वो रीजनिंग का कंटेंट जो है रिवीजन हो जाए। ठीक है। हम्म। और देखिए, डेली आपको 2 घंटे मैक्सिमम देना है रिवीजन के लिए। अगर 2 घंटे आपके पास है, नहीं तो फिर आप कंसिडर कीजिए 1 आवर। 1 आवर में क्या है, रीजनिंग को आप 10 मिनट दीजिए, 60 मिनट हमारे पास होते हैं। उसके बाद इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश में आपको ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट देने हैं रिवीजन में, क्योंकि नोट्स आपका जो बना रहेगा वो मैक्सिमम ये सोच के बनाया जाए कि मतलब मैक्सिमम 10 पेज हो। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा टेक्स्ट बुक का ही सारा कंटेंट जो भी था वो मैंने नोट में नोट कर लिया है, वो नहीं करना है। जो आपको नहीं आता है, जो आप भूल रहे हैं, जो मतलब कंटिन्यूअस क्वेश्चन सॉल्व करने के करस्पॉन्डिंग आपको पता चलता है कि नहीं ये चीज मैं बार बार मिस कर रहा हूँ, तो इसे नोट्स में नोट कर रहा हूँ। और हाँ, नोट्स को अगर कोशिश कर सकते हैं तो जैसे पहले कभी यूपीएससी वालों ने रिकमेंड किया था कि आप एक बार नोट्स बनाइए, उसको जब मतलब 7-8 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो पता हो चलेगा कि नोट्स का 50% आपको मतलब एकदम कंटिन्यूअस माइंड में एक्सेप्ट हो गया, मतलब वो आ गया है, आप कभी भूल ही नहीं रहे। तो फिर नेक्स्ट 50% जो बचा हुआ है बस उसी को एक नए नोट्स में आप नोट कीजिए और बस उसी को रिवाइज कीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका नोट्स कंटिन्यूअसली शॉर्ट होता जाता है। तो मतलब एग्जाम आते आते जब 1 महीना बचता है तो आपके पास मात्र 5-10 पेजेस का ही कुछ नोट्स बचा रहेगा और उसी को आप रिवाइज कर। तो इसलिए मतलब क्या है कि रिवीजन आप कीजिए ठीक है, लेकिन जितना क्रिस्प और जितना शॉर्ट हो सके वो नोट्स वो आप मतलब प्रयास कीजिए वो शॉर्टेस्ट हो। ये चीज मैक्सिमम 5 to 10 पेजेस पर सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट हैं तो आपको 4 में मतलब 5 पेजेस अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो 20 पेजेस मैक्सिमम होने चाहिए, 20 to 30 पेजेस, दैट्स इनफ। एंड 1 आवर विल बी एनफ टू रिवाइज ऑल दोज 4 सब्जेक्ट विद इन 1 आवर। मैं आपको क्या लगता है, लाइक रिवीजन बिल्कुल एंड मोमेंट के लिए छोड़ना चाहिए? जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, एक रिवीजन के लिए तो हमेशा टाइम निकालना ही चाहिए। जी, जैसे कहा जाता है मैम कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नाइट में पढ़ते हैं। लेकिन एक इंडियन मतलब स्पिरिचुअलिटी के करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि अगर मॉर्निंग में आप 3 o'clock to 5 o'clock कुछ भी पढ़ते हैं तो वो ज्यादा मतलब माइंड में बैठता है। तो प्रयास करना चाहिए कि ये 3 of life जो सुबह उठ सकते हैं उनके लिए क्या है कि सुबह 3 से 5 उठ के और वो नोट्स एक बार आप रिविजन करें। और नहीं तो फिर क्या है कि जो भी बच्चे नाइट में पढ़ते हैं वो जब सोने जा रहे हैं बेड पे, उस समय जो 1 घंटे लास्ट के आप सोच के रखिए कि मुझे वो नोट्स सोने से जस्ट पहले रिवाइज करके सो जाने हैं। तो ये क्या होता है कि जब आप लास्ट में पढ़ते हैं तो भी आपका जब सोने लगते हैं तो फिर वो मतलब रात में चलता रहता है ऐसा कि हाँ लास्ट में मैंने ये पढ़ा था, तो वो फिर धीरे धीरे रिटेन होने लगता है माइंड में। और मॉर्निंग का तो एक अलग ही बेनिफिट है ही, मतलब शांत माहौल मिलता है, इसलिए आपको क्या है ऐसा कि मतलब वो रिटेन होता है। तो ये दोनों के लिए अलग अलग मतलब टाइमिंग है, जैसे आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रयास ये करना है कि आपको वो रिवीजन डेली करना है, मैक्सिमम ये प्रयास करना है। नहीं हो पाए तो ठीक है, 2-3 दिन में या तो एक वीक में एक बार आप जरूर करें। एक और चीज जो देखने को मिलती है कि करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है किसी भी एग्जाम में। आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा। तो इतना सारा करंट अफेयर्स जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? जैसे मैंने जो बताया कि करंट अफेयर्स 1 महीने में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, लेकिन वो सारे कंटेंट्स हमें पढ़ने नहीं है, हमें कुछ सिलेबस के करस्पॉन्डिंग ही पढ़ने हैं। क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम का कहा जाए तो बाइबल होता है सिलेबस।
कुछ भी कंटेंट्स आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, ये तो श्योर है। अब सिलेबस में मान लीजिए स्पोर्ट्स अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, तो स्पोर्ट्स में भी ज्यादा कुछ करके मतलब ऐसा नहीं कि सारे स्पोर्ट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल सारे पूछे जाते हैं, नहीं, जो कि स्पेशली इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे होते हैं। इंटरनेशनल में जैसे कि एक विंबलडन एक एग्जांपल हो सकता है। तो मतलब आपको अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो 7-8 गेम्स होते हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं गेम्स में, वो 7-8 होते हैं। उस 7-8 को आप एक स्पेसिफिक नोट्स बनाइए, उसमें नोट ये करना है कि अगर वो इवेंट हुआ तो किस लोकेशन पे हुआ, किस कंट्री ने होस्ट किया, किस ईयर में हुआ, और उसमें जो है उस इवेंट में 4-5 गेम्स होते हैं जो बहुत हाईलाइटेड होते हैं। उस गेम्स में विनर कौन रहा और सब विनर कौन रहा। तो अब देख लीजिए, आप एक इवेंट में मैक्सिमम 10 to 20 पॉइंट्स बने, अगर 5 हैं मतलब एक इवेंट में, तो 5 दूना 10 पॉइंट, 10 पॉइंट, और मतलब 4-5 पॉइंट और इधर ऐड करिए, तो मैक्सिमम एक इवेंट में आपको 20 पॉइंट्स बने। और इस तरह करके 10 इवेंट्स आप ऐड कर रहे हो, तो मतलब 20 इंटू 10, 10 मतलब 200 पॉइंट्स बने। तो ये 200 पॉइंट्स ही आपको मतलब रिवाइज करने हैं। तो इस तरह करके मतलब उसे पाइलअप नहीं करना है करंट अफेयर, कि मतलब मैगजीन मैंने ले लिया किसी इंस्टीट्यूशन का, अब उसे पढ़ रहा हूँ प्रत्येक मंथ का, तो वो चीज नहीं करनी। आप स्पेसिफिक टॉपिक पे बेस्ड आप मतलब करंट अफेयर्स को एक अलग से उसको नोट्स बनाइए और उसे ही बस रिवीजन कीजिए। ये हाँ, हमारी एप्लीकेशन में भी हम लोगों ने एक स्पेशल फीचर दे रखा है बुकमार्क का। तो जो डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं उनमें से अगर आपको लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इसको रिवाइज करना है, तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं। तो वो आपके एक बुकमार्क सेक्शन के अंदर चला जाएगा जहां पर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार। तो ये फीचर हम लोगों ने भी ऐड किया था, बिकॉज ये हमें लगा कि करंट अफेयर्स बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली जब रिविजन पार्ट आता है। जी मैम, मैंने प्रेप ऐप में देखा, मतलब आपने जो फ्लैश कार्ड का जो कंसेप्ट लाया है करंट अफेयर्स के लिए, उसमें फ्लैश कार्ड्स इस बेसिस पे कि मतलब रीजन पे बेस्ड, मतलब जिस टाइप का व्हाई, हाउ, हु, तो ये क्या है कि एग्जाम से जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं, या तो व्हाई, कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं, कुछ स्पेशली तो ठीक है, नहीं तो हु और वेयर और व्हेन, यही है। तो ये आप लोगों का मतलब जो कंटेंट से मैंने, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। ओके, वेलकम। तो इसके अलावा आप अभी बच्चों को लाइक जो एसएससी के लिए अब जो बच्चे प्रिपेयर करने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, बिकॉज अब तो एक एग्जाम होने वाला है, जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए आप बच्चों को क्या करेंगे? जो आज बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि अब मुझे एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए मैम, पहले क्या है कि आप एसएससी के जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहला जो मतलब मटेरियल होना चाहिए वो सिलेबस होना चाहिए। आप सीजीएल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले या किसी भी वेबसाइट से, या तो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए और पहले अच्छे से उसको रीड कीजिए। उसमें से देखिए कि मतलब आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। जैसे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेंथ होता है मैथ होता है, तो अगर आपको पहले पता चल गया कि मैथ आपका स्ट्रेंथ है, तो आपको एक एज मिल गया और स्टूडेंट्स के करस्पॉन्डिंग। तो इस उसके बाद मतलब आप डिसाइड कीजिए कि मतलब क्या पहले पढ़ना है। अगर आपका स्ट्रेंथ मैथ है, तो ये चीज हमेशा फोकस करना है कि स्टूडेंट का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो अगर मैथ होता है, तो वो क्या करते हैं कि मैथ को ठीक है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले वीक पॉइंट को पढ़ें। नहीं, पैरेलली आपको स्ट्रेंथ पे भी वर्क करना है, वीकनेस पे तो करना है, ये तो बिल्कुल सबको ही बोलेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 100 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें अगर मैथ 50 मार्क्स है, तो 50 आपका आ जाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब 50 में 40 आ गया, 45 आ गया तो यू आर ओके, नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो क्या है कि पहला सिलेबस आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए। अब सिलेबस के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसको समझने का प्रयास, सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे सॉल्व ना। तो क्या है कि ये दोनों कंटेंट्स आपका पहला मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के करस्पॉन्डिंग आप देखिए। जैसे क्या है कि मैथ में अगर आप देख रहे हैं, तो मैथ में सिलेबस में चलिए ठीक है, टॉपिक्स तो मेंशन है, लेकिन अब जब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं तो क्वेश्चंस का पहले जैसे क्या है कि 2017 से पहले तक जो मैथ के क्वेश्चंस आते थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड आते थे सारे, मतलब जो कंसेप्ट पहले आए हुए एग्जाम्स में बस वो रिपीट होते थे।
लेकिन 17 के बाद से ये कंप्लीट चेंज हुआ है। मतलब पहले क्या होते थे कि उतने सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते थे, मतलब ट्रिक आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आंसर आसानी से आता। लेकिन 17 से क्या हो गया कि मतलब कंसेप्ट पे बेस्ड आपको कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आने, मतलब जैसे बैंकिंग में क्वेश्चंस आते थे 0.059 का स्क्वायर रूट इनटू 7.4 समथिंग, इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन टाइप क्वेश्चंस। तो इस टाइप के एसएससी में भी कुछ क्वेश्चंस आने लगे। तो आपको ये स्ट्रेटेजी देखना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका मतलब एनालिटिकल मतलब प्रोसेस होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चंस अगर बैंकिंग के टाइप के आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है उस पर आपको वर्क करना है। कैलकुलेशन स्पीड के लिए मैं एक ट्रिक देना चाहता हूँ मैम, कि क्या है कि लोगों को अगर चलते फिरते कभी भी पूछ दिया जाए कि अगर मान के चलिए 79 इंटू 86 क्या होता है, तो वो लोग क्या है कि पेन पेपर लेके उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, लेकिन कन्वेंशनल मेथड ये है कि आपको 2 लाइन और तीन लाइन में ये 2 डिजिट का क्वेश्चन है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 लाइन्स में आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं कीजिए, उसको प्रयास कीजिए 1 लाइन में सॉल्व करने का। क्योंकि हर एक कैलकुलेशन का जो मतलब मल्टीप्लीकेशन का एक ट्रिक है। जैसे 79 टू 86 है, तो इसको क्या है कि 1 लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो ट्रिक आपको यूट्यूब में सर्च किया जाए तो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपका स्पीड बढ़ाने के लिए दो आप चार्ट पेपर लीजिए, जिसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब एक लेफ्ट टॉप कॉर्नर में 1 लिखिए और 1 से हॉरिजॉन्टली उसे 100 तक लिखिए, और सेम 1 से उसे वर्टिकली भी मतलब वही 1 से 100 तक लिखिए। अब क्या है कि उसे ग्रिड बना लीजिए। ग्रिड बनाने के बाद क्या है कि हर एक इंडिविजुअल नंबर के करस्पॉन्डिंग 199 नंबर्स होंगे, और उसके बाद उस ग्रिड को आप फिल कीजिए बिना पेन का इस्तेमाल कीजिए। मतलब कैलकुलेशन जो करना है, जैसे हर मान के चलिए 8 है, तो 8 के करस्पॉन्डिंग 2 टू 100 नंबर्स आएंगे, तो आपको 2 इंटू 8, 2 इंटू 9, 2 इंटू 100 तक इस तरह करके मल्टीप्लाई खुद से कीजिए अपने मतलब मुंह में, और उसको फिर नोट कीजिए जस्ट, मतलब बिना पेन का इस्तेमाल करके आप उसको उस पूरे ग्रिड को भरिए। इससे क्या होगा कि एक कैलकुलेशन हैबिट आप में मतलब बनेगा, और इससे क्या होगा कि मतलब एग्जाम में, क्योंकि देखिए कुछ कुछ ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो जरूर करते हैं। तो इस टाइप के, और एडिशन का भी कीजिए। एडिशन में भी अगर आपको सही से किसी बहुत स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को पूछा जाए कि 100 प्लस 90 क्या है, ये तो बता देंगे, लेकिन वही 79 प्लस 86 कितना है, वो भी तुरंत बताने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। वो ऐड करेंगे या तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए ये ग्रीड वाला जो पैटर्न है, इससे आप एक बार फेल कीजिए, दोनों मल्टीप्लीकेशन के लिए भी और एडिशन के लिए भी। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन स्पीड आपका बहुत अच्छा होगा, और पूरे एसएससी में आपका मैथ का और इंग्लिश का तो मतलब वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको प्रयास करना है कि ये दोनों सब्जेक्ट में मैक्सिमाइज किया जाए इसको। इसके लिए जितना भी मतलब इनडायरेक्ट हेल्प की जरूरत है तो इनडायरेक्ट आप लीजिए, डायरेक्ट हेल्प की जरूरत है तो डायरेक्ट लीजिए। आपका सारे सब्जेक्ट्स में आपकी स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रही थी? मुझे देखा जाए तो मैम रीजनिंग और मैथ, ये दो स्ट्रेंथ थे। इंग्लिश थोड़ा वीक था क्योंकि वोकैब मैंने कभी फोकस नहीं किया था, कभी कोई भी स्टूडेंट वोकैब फोकस नहीं करता है। और लैंग्वेज जो मतलब देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस जनरली कभी भी कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो वो इंग्लिश जनरल स्टूडेंट का मतलब वीक होता है, तो मेरा भी वैसा ही था मैं। लेकिन हाँ, उस पर मैंने वर्क किया तो फिर इंग्लिश ठीक हो गया मतलब। ओके। और बाकी आपका इन सारी चीजों के अलावा एक एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपके आंसर्स जो है कि कितना एक्यूरेटली आप कर पा रहे हैं, तो वो कैसे मेंटेन हो पाती है? जैसे मैम क्या है कि जब मॉक टेस्ट देते हैं उससे पहले हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बैंक जब सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन जब देखते हैं तो अनलिमिटेड टाइम आपके पास रहता है, सॉल्व आसानी से हो जाता है। उस समय अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन तो एक्यूरेसी आप अच्छे मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन वही चीज जब टाइमिंग सेट होने के बाद क्वेश्चन बनाने लगते हैं तो एक्यूरेसी अगर मेंटेन करते हैं तो स्कोर नहीं बढ़ पाता है, और स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर एक्यूरेसी मेरा गड़बड़ होने लगता है। तो ये चीज दोनों को बैलेंस करने के लिए आप मॉक टेस्ट को अच्छे से दीजिए, और प्रयास ये भी कीजिए कि जो क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें 100 क्वेश्चन है तो इस तरह से आप मतलब ये सोच के कीजिए कि स्टार्टिंग का 10 मिनट में हमें
20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 15, जैसा भी मतलब आपको लगता है कि किस लेवल का क्वेश्चन है, तो हर एक में आप ये डिसाइड कीजिए, मतलब अगर 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग है तो उससे मैं 5 मिनट में देखता हूँ सॉल्व कर पाता हूँ। तो इससे आपका क्या होता है कि मतलब एक्यूरेसी भी आएगा धीरे धीरे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको मतलब एट द एंड मैटर करता है। तो एक्यूरेसी और मतलब स्पीड, ये दोनों धीरे धीरे आपको मतलब प्रैक्टिस से ही आएंगे। इसीलिए हम लोगों ने भी एक फीचर ऐड किया था एप्लीकेशन के अंदर, जो कि बेसिकली आपकी पूरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा। जिस तरीके पे आपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे हैं, उसके अलावा आपने कितना टाइम किस क्वेश्चन पे स्पेंड किया है, ये सब आपको आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में मिलेगा, सो दैट वहां से आपको पता चल सके कि अब कितना मतलब कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपको स्पीड बढ़ानी है, किस पोर्शंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ये हम लोगों ने भी फीचर ऐड किया है। जी बिल्कुल, ये सही है मैम, क्योंकि ये फीचर एट द एनालिसिस पार्ट जो होते हैं किसी भी कंपटीशन के एग्जाम्स में, वो आपको मतलब मैटर करते हैं, क्योंकि एनालिसिस से ही पता चलता है ना कि आपका वीक मतलब वीक पोर्शन क्या है, या तो मतलब आप टाइम लैग कर रहे हैं, या तो फिर एक्यूरेसी लैग कर रहे हैं, या तो फिर आप किसी कंसेप्ट लैग कर रहे हैं। तो ये चीज आपको मतलब ऐसा मतलब होना चाहिए कि अगर आप मॉक सेट कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरह, तो मॉक के बाद जो एनालिसिस का जो पोर्शन है, आप मतलब स्टूडेंट के पास चॉइस ऐसा दें कि अगर वो टॉपिक वाइज सेलेक्ट कर दे तो ये दिख जाए कि इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन थे, इस टॉपिक के 4 क्वेश्चन थे। तो इससे क्या है, टॉपिक वाइज उससे पता चल जाएंगे कि कितने क्वेश्चन आए और उसमें से कितना उसने सॉल्व किया। और उसके बाद देख, ये एक मतलब जैसे फिल्टर करने का ऑप्शन होता है ना, तो टॉपिक वाइज फिल्टर कर सकते हैं। अब टाइम वाइज मैंने अभी तक शायद किसी इंस्टीट्यूशन में फिल्टर करने का ऑप्शन नहीं देखा है। हाँ, वो दिखा देते हैं कि ये क्वेश्चन में 10 मिनट लिए या आप ये 5 मिनट लिए, लेकिन आप अगर हम फिल्टर कर दें कि 2 मिनट, मोर देन 2 मिनट अगर कंसिडर करें, तो 100 में से 40 क्वेश्चन में आपने 2 मिनट से ज्यादा लिया है। ये चीज फिल्टर करने का ऑप्शन नहीं है। ये मतलब एक सजेशन है आने वाले इंस्टीट्यूशन में कि अगर आपने वैसा मॉक रेडी कर रखा है या कर रहा है, तो फिर उसमें उस टाइप का एक फिल्टर का ऑप्शन दीजिए, क्योंकि टाइम मैटर करता है। स्टूडेंट क्या जी। होता है कि एक क्वेश्चन में मतलब फंस जाते हैं, तो फिर उसमें 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट इस तरह देते जाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो ये आता है, मैंने कंसेप्ट पढ़ा है, तो उसे सॉल्व करके ही मतलब आगे बढ़ो। वो चीज एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स होता है। इसके अलावा ऐसा कोई मेजर चैलेंज जो आपने आपकी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में फेस किया हो? चैलेंज ये फेस करना पड़ता है मैम कि जब आप कंटिन्यूस स्टडी करोगे, तो क्या है कि जब प्रीवियस ईयर के रिजल्ट देखोगे, तो मतलब ऐसा लगता है कि 100 में लोग 100 मार्क्स ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। तो स्टार्टिंग का मतलब अगर देखा जाए, तो 40 to 50 मार्क्स आप कंटिन्यूस अगर देते हैं, तो बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग का 20 या 30 मार्क्स में स्कोर आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब 100 में 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, लेकिन लाना 80+ है, तब जाके मुझे मिलेगा कुछ पोस्ट, और उसके बाद भी अगर टॉप पोस्ट चाहिए तो 90+ चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि स्टार्टिंग में आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पाता है स्टार्टिंग में कि कैसे लाया जाए। तो लेकिन हाँ, काम रह के आप कंटिन्यूअस स्टडी करते जाइए, और थोड़ा सा एक टाइम सेट करके रखिए कि मुझे 3 महीने में ये 100 में 90 लाना है। ये नहीं कि मतलब स्टार्टिंग का मैंने पहला महीना स्टार्ट किया पढ़ने के लिए, और उसी महीने में मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो 100 में 90 आ जाए। ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है कि काम रख के आप एक टाइम फ्रेम सेट करके उसके बाद टारगेट मतलब सेट कीजिए कि मतलब अगर 90 लाने हैं आउट ऑफ 100, तो 3 महीने लगेंगे, क्योंकि मेरे एग्जाम जो है 6 मंथ के बाद है। तो 3 मंथ के में अगर मान लीजिए मेरा जो एक्यूरेसी है वो 100 में 90 आ जा रहा है, तो ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ में मैं उस 90 को या उस एक्यूरेसी को मैं बस कंसिस्टेंट रखने का प्रयास करूंगा। ऑब्वियस बात है, एग्जाम निकल जाएगा। ये चीज को सोचना है। एक और चीज जो मुझे लगती है, लाइक इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसके बाद उसमें से बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस रहता है, उसके बीच में एक इंसान अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखता है? आपके लिए क्या मोटिवेशन रही थी? देखिए ना, मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ा बात है कि कोई भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब क्यों देना चाहता है। पहला रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास इंडिविजुअल रीजन है, कुछ जैसे कुछ बहुत सारे पुअर पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन लोगों को ये लगता है कि एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम मुझे मिलने लगेगा।
जी। ऑफिस मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे तो फिर क्या है कि सोसाइटी में आपका एक प्रेस्टीज बनेगा। तो जी। ये दोनों फैक्टर बहुत बड़ा होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम जो क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो और उसके बाद आप ये देखिए कि हमेशा एक इमेजिनेशन आप में होना चाहिए कि हम्म। अगर आप मान के चलिए डबल एओ आपका टारगेट है, तो डबल हम्म। एओ के बाद आप, ठीक है आप बन गए, उसके बाद आपको मतलब सोसाइटी में कैसा रेस्पेक्ट मिलेगा। आप हम्म। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जैसे हमारा क्या था कि डबल एओ बनने के बाद क्या होता है, हम लोग ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट में क्या है कि मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के हैं उनके हम्म। ऑफिसेस में जाते हैं, उनके ऑफिसेस में वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन्हें हम रिव्यू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो उनके लिए मतलब हम लोग एक एग्जामिनर बन गए। जी। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब एक अलग से उन लोगों की नजर में एक हमारे लिए रेस्पेक्ट बनता है, क्योंकि ऑडिटर जब बनते हैं तो उसमें क्या है कि सीए भी बहुत सारे होते हैं, आप उनका भी हम्म। अकाउंट चेक कर रहे हैं। तो वो एक प्रोफेशनल मतलब करियर है चार्टर्ड हम्म। अकाउंटेंट, और उनके सामने आप उनका ऑडिट कर रहे हैं तो मतलब एक रेस्पेक्ट बनता है। और उसके बाद क्या है कि मतलब कभी भी जो मोटिवेशन का जो फैक्टर होना चाहिए वो आपका आफ्टर इफेक्ट होना चाहिए, आफ्टर यू क्वालिफाई व्हाट यू थिंक यू विल गेट। मतलब हम्म। जो भी अचीवमेंट आपको, मतलब ठीक है आप सीजीएल क्वालिफाई करना है, उसके बाद बहुत लोगों का टारगेट होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है, विदेश हम्म। मंत्रालय में जाना है। तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपको मतलब क्या रेस्पेक्ट मिलेगा, क्या अर्निंग होगा, मतलब ये सब सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये चीज आप हमेशा इमेजिन कीजिए, और यही इमेजिनेशन आपका मोटिवेशन का मतलब कंटिन्यूअस सोर्स होगा। ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है मतलब सीजीएल मतलब सरकारी नौकरी लेना है, लोग बोल रहे हैं, वो चीज नहीं करना है। आपको क्यों चाहिए? अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि प्राइवेट जॉब में भी मतलब 2 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं, हम्म। लेकिन वो खुश नहीं है। तो आपको वो भी मैटर मतलब करता है कि ठीक है पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, कामनेस भी चाहिए, आपके स्टेबिलिटी भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 24 आवर में आप 20 आवर काम कर रहे हो उसके बाद 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, तो दैट्स नॉट इनफ ना। तो इसलिए क्या है जी। कि जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद आप जनरली गवर्नमेंट जॉब पाते हो, और गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि एक जेन्युइन आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है, और हम्म। प्रेस्टीज तो रहता ही है, सोसाइटी में है, आपका एक रीच फिर धीरे धीरे बनता है। जैसे देखिए अभी क्या है कि मान लीजिए आप कुछ काम करवाना करवाने जाए किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आपके पास अगर कोई रीच है, कोई जैसे बोलते हैं ना पैरवी हिंदी में, तो वो चीज हम्म। अगर मतलब किसी से कॉल करवा दिए तो आपका काम हो जाता है। ये कब होता है? क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है इसलिए, या जान पहचान है, तो ये चीज भी आपका धीरे धीरे साख पड़ता है लोगों के बीच में। तो इसलिए ये सब आफ्टर इफेक्ट्स आप एनालिसिस कीजिए और इमेजिन कीजिए कंटिन्यूअस। जब भी कभी भी अगर मान लीजिए एक ऐसा फील होता है कि नहीं बहुत ज्यादा पढ़ना है या तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन लग रहा है, तो आप ये फील कीजिए ना कि अगर आप ठीक है अगर एग्जाम हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर क्या बेनिफिट मुझे मिलेगा। ये चीज आप देखिए, उसका ऑटोमेटिक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपको कंटिन्यूस मिलता रहेगा और कभी भी डाउन नहीं होगा फिर। चलिए वीडियो के हम लोग इस इंटरव्यू के एंड तक चलते हैं, बट कुछ ऐसी लास्ट टिप जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। लास्ट ये है मैम कि 3 चीज होते हैं जैसे ट्रिपल पी पे बेस्ड होते हैं। एक तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, हम्म। दूसरा परसिवियरेंस होना चाहिए, कंटिन्यूअस आपको परसिवियर करना है। क्योंकि कभी भी जैसे मैंने जब एग्जाम मतलब अपना प्राइवेट जॉब छोड़ा था तो उस समय लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किए थे, लेकिन मैं ये परसिवियर कर रहा था कि नहीं ठीक है इसके बाद मैं इससे बेटर जॉब ले लूंगा। तो फिर उसके बाद लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। तो ये चीज आपको मतलब अपने आप में मतलब फील करना है, और कंटिन्यूअस मतलब आप लोगों के थॉट्स के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं चले। आप कंटिन्यूअस अपना एक टारगेट सेट कीजिए, उस टारगेट के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये चीज डेली थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट आप सोचिए, खुद बैठ के सोचिए कि मतलब ठीक है अगर सीजीएल क्वालिफाई करना है तो कितना स्कोर लाना पड़ेगा, कितना स्कोर लाने से मुझे सीजीएल में पोस्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या है कि मेरे डिजर्विंग जो है, मतलब अगर मुझे डबल एओ चाहिए तो डबल एओ में भी क्या है कि टॉप आने के लिए, अब देखिए होता क्या है कि सीजीएल में चलिए ठीक है कोई पोस्ट मुझे मिल गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन लोगों में नहीं होता है। क्यों? पहला तो बहुत लोगों का ये होता है कि होम सिकनेस, मुझे अपने मतलब स्टेट में जॉब मिले। उसके लिए क्या है कि आप क्वालिफाई तो चलिए ठीक है करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको रैंक भी लाना पड़ेगा।
तो उसके रैंक के लिए फिर कितना स्कोर आपको ऐड करना है। जैसे देखिए 600 का अगर मान लीजिए एग्जाम है, तो 600 में अगर हम 5% ला रहे हैं तो चलिए सीजीएल क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन अगर होम स्टेट चाहिए तो 540 लाना पड़ेगा। तो उस 40 मार्क्स को ऐड करने के लिए हमको कितना और ज्यादा एफर्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह करके आप कंटिन्यूअस सोचिए, मतलब टाइम दीजिए डेली, ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर आप सोचिए, तब जाके आपका क्या है कि एनहांसमेंट होता जाएगा कंटिन्यूअस और आपको डिजर्विंग पोस्ट मिल जाएगा। थैंक यू सर, आपने आज टाइम निकाला, सारे बच्चों को इतनी सारी इंपॉर्टेंट टिप्स आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आगे जॉब के लिए। आई थिंक एट प्रेजेंट आप बैंगलोर पोस्टेड हैं, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? देखिए बैंगलोर में क्या है कि मतलब हम लोग तो नॉर्थ से हैं, नॉर्थ में मतलब दिल्ली, झारखंड, बिहार, ये सब नॉर्थ में ही जनरली पड़ता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो वेदर होते हैं वो तो मतलब एक एक्सट्रीम होते हैं। तो वेदर एक्सट्रीम होने के बाद अगर कोई भी उस साइड से बैंगलोर आता है तो मतलब उसे एक अलग ही वेदर लगता है। मतलब क्या बोला जाए कि मतलब जेन्युइन टेम्परेचर 20 to 30 मैक्सिमम जाता है। तो इससे क्या है कि एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है आपको। प्लस क्या है कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि आपके पास मतलब एक्सपोजर मिलता है। अगर आप और कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे तो ठीक है, अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज के, तो आप यूज कर सकते हैं उससे। ओके, थैंक यू सर।